नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के कवि कमलेश्वर जी द्वारा रचित राजा निर्बंसिया कहानी का संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कमलेश्वर द्वारा रचित राजा निर्बंसिया कहानी के शिल्प में नवीनता उत्पन्न करती है। लोक कथा की पृष्ठभूमि पर आधुनिक युग की निम्न मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है। इस कहानी में दो कथाएं एक साथ चलती हैं। दोनों कहानियों के पात्र, उनका परिवेश सभी एक दूसरे से भिन्न है। दोनों दो अलग अलग युग की कथाएं हैं, पर कहानी में एक साथ चलती हैं। यह लेखक के द्वारा किया गया एक नए प्रकार का प्रयोग अवश्य है, पर इससे कहानी की गति तथा उसके प्रवाह में कहीं भी बाधा नहीं उत्पन्न होती, अपितु यह शैली मूल कथा की संवेदनशीलता को अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करती हैं। जैसे दो समान धाराएं एक दूसरे को सहज रूप से ही मजबूती प्रदान कर रही हों। मूल कथा में जैसे ही भावनाओं का जड़ उत्पन्न होता है, सहधर्मी लोक कथा मानो प्रकट होकर उनमें संतुलन पैदा कर देती है। भावनाएं और अधिक मुखर होकर पाठकों के मन को छू जाती हैं तथा लोक कथा का छूटा हुआ सूत्र भी अनायास पाठक की पकड़ में आ जाता है। कहानी की शैली में जिस अतीत की लोक कथा का वर्णन इस कहानी में किया गया है, वह अपने अतीत के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने में सक्षम है। साथ ही साथ वर्तमान में अपने आप को आधुनिक कहे जाने वाले सभ्य समाज के अंदर की संकीर्णता भी खुलकर हमारे सामने आ जाती है। आज का निम्न मध्यवर्गीय या मध्यवर्गीय युग सारा सच जानने के बावजूद समाज के डर, स्वयं अपनी कमजोरी तथा मजबूरी की वजह से अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं कर पाता। परंतु सैकड़ों वर्ष पहले एक राजा ने लोक की तथा समाज की परवाह न करते हुए अपनी रानी को ससम्मान स्वीकार किया था। आज का यह प्रगतिशील तथा आधुनिक समाज न नारी को वह स्थान देता है जिससे स्त्री अपनी सच्चाई और पवित्रता साबित कर सके, ना ही स्त्री अपनी शक्ति का सही उपयोग कर पाती है। जबकि शताब्दियों पहले का समाज स्त्री की पवित्रता तथा उसकी सच्चाई को मानता था तथा स्त्री अपने तेज तथा अपने चरित्र की उज्ज्वलता से अपनी रक्षा करने में सक्षम थी। प्रस्तुत कहानी में जगपति, जो कि एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार का युवक है, तथा राजा की कहानी एक साथ चलती है। राजा और रानी दोनों में आपसी प्रेम है। वे सुख और ऐश्वर्य से भरपूर जीवन जीते हैं, परंतु औलाद के सुख से वंचित हैं। एक दिन सड़क पर झाड़ू लगाने वाली महिला से स्वयं के निर्बंसिया होने की वजह से ताने सुनकर राजा आहत होकर महल को छोड़कर चला जाता है। अंतरात्मा की आवाज़ से प्रेरित होकर रानी भी वेश बदलकर उसी सराय में जाकर राजा के साथ रहती है। रानी के महल में लौट आने के बाद राजा भी दूसरे देश की ओर चला जाता है। कई बरस बाद राजा जब परदेश से बहुत सा धन लेकर अपने देश लौटता है तो अपने दोनों बच्चों से उनका साक्षात्कार होता है, परंतु पहले उन्हें यकीन नहीं हो पाता। वह रानी पर विश्वास नहीं कर पाता, परंतु रानी अपने सतीत्व की शक्ति से राजा को विश्वास दिलाने में सफल हो जाती है। अतः राजा अपनी गलती स्वीकार कर रानी से माफ़ी मांग लेता है तथा ससम्मान रानी को स्वीकार कर लेता है। मूल कथा का मुख्य पात्र जगपति भी अपनी पत्नी चंदा के साथ सुख से रहता है, परंतु निसंतान होने का दुख उसे भीतर ही भीतर सालता रहता है। चंदा अपनी नियति से एक तरह से समझौता कर लेती है। इसी बीच दुर्घटनावश जगपति घायल हो जाता है तथा उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। उसकी देखभाल के लिए चंदा को भी वहां रुकना पड़ता है। अस्पताल का कंपाउंडर इस संकट के समय चंदा तथा जगपति की मदद करता है। जगपति के मन में संदेह का बीज उत्पन्न हो जाता है। चंदा उसके मन के इस भाव को भांप जाती है। उसके मन का बोझ उतारने के लिए अपने हाथ के कड़े बेच देने का सहज झूठ बोल देती है, जो कि जगपति के स्वस्थ होने के लिए जरूरी था। स्वस्थ होकर घर लौट आने के बाद चंदा का यह झूठ जगपति के
सामने खुल जाता है और उसका अहम तथा पौरुष दोनों चोट खा जाते हैं। उसके बाद परिस्थितियाँ तेजी से बदलती हैं। न चाहते हुए भी बचन सिंह कंपाउंडर से वह मदद लेने को बाध्य हो जाता है। उसका जगपत के घर आना जाना बढ़ जाता है। उसकी मदद से वह लकड़ी का व्यापार शुरू करता है। माफ़ी चाहते हैं, लकड़ी की जगह पे लड़की का शब्द निकल गया। वह लकड़ी का व्यापार शुरू करता है और विवाह के कई वर्षों बाद चंदा गर्भवती हो जाती है तथा उससे दुर्व्यवहार कर बैठता है। चंदा घर छोड़कर चली जाती है। चंदा के पुत्र पैदा होने तथा उसकी होने वाली दूसरी शादी की खबर सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास तो होता है, परंतु वह राजा की तरह चंदा को समाज तथा रिश्तेदारों के सामने स्वीकार नहीं कर पाता और आत्महत्या कर लेता है। कमलेश्वर स्वयं कहानी के अंत में लिखते हैं,